हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखिए, आज की इस वीडियो में हम ईवीएस यानी इन्वायरमेंट स्टडीज़ के कुछ प्रीवियस ईयर प्रश्नों को कवर करेंगे, जो कि सीटेट एग्ज़ाम सितंबर एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सो आप लोग वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिए और अपने एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए। तो चलिए, इसमें हम पहला वाला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो देखिए, पहले वाले क्वेश्चन में कहा जा रहा है, कथन ए तथा आर को ध्यान से पढ़ें तथा निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें। अब कथन ए कह रहा है कि रेशम कीट अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है। रेशम का कीट जो होता है तो वो अपनी मादा की गंध को जो है कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है। बात बिल्कुल सही है। रेशम का कीट जो होता है तो वो अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से पहचान लेता है, क्योंकि कुछ मादा कीट फेरोमोन छोड़ते हैं जिसके गंध को नर कीट पहचान लेते हैं। यानी कुछ मादा कीट जो होते हैं वो फेरोमोन छोड़ते हैं और जिसकी गंध को नर कीट पहचान लेते हैं। तो यहाँ पे दोनों सही होगा। तो आइए चलिए ऑप्शन देखते हैं। निम्नलिखित में से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। तो पहला वाला ऑप्शन है कि ए सही है किंतु आर गलत है। उसके बाद ऑप्शन नंबर सेकंड देखिएगा कि ए गलत है किंतु आर सही है। ऑप्शन नंबर थर्ड है कि ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। तथा ऑप्शन नंबर फोर्थ देखिएगा यहाँ पे कि दोनों कथन ए और आर सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तो देखिएगा यहाँ पे कि रेशम कीट अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से पहचान लेता है। बिल्कुल बात सही है, एकदम सही है, करेक्ट आंसर। यानी कि ये तो सही है। अब कथन ए जो है तो बिल्कुल सही है और कुछ मादा कीट फेरोमोन छोड़ते हैं जिसके गंध को नर कीट पहचान लेते हैं। तो यहाँ पे कारण भी सही है, यानी कि ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। अब देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन करते हैं। आइए देखिएगा, यहाँ पे सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन बाल केंद्रित रणनीतियों को सबसे अच्छा दर्शाता है। तो बाल केंद्रित रणनीतियों को सबसे अच्छा कौन दर्शाता है? चर्चा, प्रदर्शन, व्याख्यान, सर्वेक्षण। अब यहाँ पर भी चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहले ऑप्शन में कहा जा रहा है कि सी और डी सही है, या फिर सेकंड नंबर ऑप्शन में दिया गया है कि ए और डी सही है, या ऑप्शन नंबर थर्ड में है कि ए और बी सही है, या फिर बी और सी सही है। तो देखिएगा यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन बाल केंद्रित रणनीतियों को सबसे अच्छा दर्शाता है। तो देखिए, सबसे अच्छा दर्शाता है चर्चा। बाल केंद्रित रणनीतियों को सबसे अच्छा चर्चा दर्शाता है और सर्वेक्षण दर्शाता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ये दोनों नहीं होगा। प्रदर्शन और व्याख्यान ये नहीं होना चाहिए। तो सबसे अच्छे तरीके से क्या दर्शाता है? चर्चा और सर्वेक्षण। तो ए और डी, तो ए और डी ऑप्शन नंबर सेकंड में है। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। तो अगले वाले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आप चाहते हैं कि छात्र सहपाठी शिक्षण रणनीतियों द्वारा सीखें, आप समूह कैसे बनाएंगे। आप चाहते हैं कि छात्र जो हैं तो वो सहपाठी शिक्षण रणनीतियों द्वारा सीखें, तो आप जो है समूह किस तरह से बनाएंगे या कैसे बनाएंगे। तो पहला वाला ऑप्शन है कि भागीदारी और सहयोग के आधार पर एक विषम समूह बनाएंगे, या फिर समान लिंग और सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के 5 छात्रों को का एक समूह बनाएंगे, या ऑप्शन नंबर थर्ड देखिएगा यहाँ पे कि रोल नंबर के हिसाब से 4-5 विद्यार्थियों का ग्रुप बनाएंगे, या ऑप्शन नंबर फोर्थ है कि परीक्षा में प्राप्त अंकों के अनुसार छात्रों का एक समान समूह बनाएंगे। तो देखिएगा यहाँ पे कि आप चाहते हैं कि छात्र सहपाठी शिक्षण रणनीतियों द्वारा सीखें, तो आप जो समूह बनाएंगे तो वो बनाएंगे भागीदारी और सहयोग के आधार पर एक विषम समूह बनाएंगे। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब देखिए अगला वाला क्वेश्चन। पोचमपल्ली अपनी खूबसूरती से डिजाइन की गई चमकीले रंग की साड़ियों और ख़ास तरह की बुनाई के लिए प्रसिद्ध जिला है। कौन सा? तो पोचमपल्ली क्या है? तो एक जिला है जो कि अपनी खूबसूरती से डिजाइन की गई चमकीली रंग की साड़ियों और ख़ास तरह की बुनाई के लिए प्रसिद्ध एक जिला है, जिसे भी पोचमपल्ली कहा जाता है। यह इसका एक हिस्सा है। यानी कि पोचमपल्ली जो है तो ये किस
राज्य का एक हिस्सा है। पोचमपल्ली क्योंकि एक जिला है तो जाहिर सी बात है कि आपको एक राज्य का नाम बताना है। तो किस राज्य का पोचमपल्ली एक हिस्सा है, आपको यही बताना है। तो चलिए देखिए, पहला वाला ऑप्शन महाराष्ट्र, सेकंड नंबर ऑप्शन है तेलंगाना, उसके बाद ऑप्शन नंबर थर्ड है तमिलनाडु तथा ऑप्शन नंबर फोर्थ है कर्नाटक। तो देखिए यहाँ पे कि पोचमपल्ली जो कि अपनी खूबसूरती से डिजाइन की गई चमकीले रंग की साड़ियों और ख़ास तरह की बुनाई के लिए प्रसिद्ध जिला है, जिसे भी पोचमपल्ली कहा जाता है। तो उस जिले का नाम है, उस राज्य का नाम है, मतलब कि पोचमपल्ली जो है तो ये तेलंगाना राज्य के जिले का नाम है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़िए। कथन ए है कि ईवीएस पाठ्यक्रम को 6 थीम में बांटा गया है। कौन कौन सी वे 6 थीम है? जल, आपसी संबंध, भोजन, यातायात, आवास एवं वस्तुएं कैसे कार्य करती हैं। उसके बाद कथन सेकंड है कि ईवीएस की थीम बच्चों के जीवन के बहुत करीब हैं। ईवीएस की थीम को जो है, ईवीएस के पाठ्यक्रम को 6 थीमों में बांटा गया है। जल, आपसी संबंध, भोजन, यातायात, आवास एवं वस्तुएं। उसके बाद कहा जा रहा है सेकंड में कि ईवीएस की थीम बच्चों के जीवन के बहुत करीब है। अब देखिए कि कथन फर्स्ट सही है एवं कथन सेकंड गलत है, या फिर कथन फर्स्ट गलत है एवं कथन सेकंड सही है, या देखिए कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों सही हैं, या ऑप्शन नंबर फोर्थ है कि कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों गलत है। तो देखिएगा यहाँ पे कि ईवीएस पाठ्यक्रम को 6 थीम में बांटा गया है। जल, आपसी संबंध, भोजन, यातायात, आवास एवं वस्तुएं कैसे कार्य करती हैं। उसके बाद सेकंड है कि ईवीएस की थीम बच्चों के जीवन के बहुत करीब है। तो यहाँ पर देखिएगा कि कथन फर्स्ट गलत है एवं कथन सेकंड सही है। पहला वाला कथन जो है तो वो गलत है, दूसरा वाला कथन सही है। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड। आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन, व्यापक मूल्यांकन का अर्थ है कि एक छात्र का मूल्यांकन करने का समग्र तरीका। जिस तरीके से एक ईवीएस शिक्षक ईवीएस में व्यापक मूल्यांकन के लिए अपने छात्रों का आकलन कर सकता है वह कौन सा है। तो देखिएगा कि व्यापक मूल्यांकन का अर्थ है कि एक छात्र का मूल्यांकन करने का समग्र तरीका, जिस तरीके से एक ईवीएस शिक्षक ईवीएस में व्यापक मूल्यांकन के लिए अपने छात्रों का आकलन कर सकता है तो वह कौन सा है, आपसे यही पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। तो पहला वाला ऑप्शन है कि गतिविधियों के मूल्यांकन के लिए रेटिंग स्केल है, या सेकंड नंबर ऑप्शन है पोर्टफोलियो है, ऑप्शन नंबर थर्ड है अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षाएं हैं, या फिर ऑप्शन नंबर फोर्थ है उपरोक्त सभी है। तो यहाँ देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, उपरोक्त सही है। यानी गतिविधियों के लिए मूल्यांकन के लिए रेटिंग स्केल भी सही है, पोर्टफोलियो भी सही है और अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षाएं भी सही हैं। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, उपरोक्त सभी सही हैं। आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। तो अगले वाले क्वेश्चन में कहा जा रहा है, एक ईवीएस शिक्षिका ने अपने छात्रों को जानवरों के बारे में पढ़ाया और उन्हें निम्नलिखित कार्य करने के लिए कहा। एक शिक्षिका हैं जो कि ईवीएस की हैं, उन्होंने अपनी कक्षा में जानवरों के बारे में पढ़ाया और उन्हें निम्नलिखित कार्य करने के लिए कहा। किसे? बच्चों को। तो पहला वाला ऑप्शन है कि आसपास के विभिन्न पशुओं के नाम लिखिए। उसके बाद सेकंड है कि विभिन्न पशुओं की गतिविधियों का अवलोकन करो, अवलोकन के आधार पर पशुओं को श्रेणियों में वर्गीकृत करो तथा पशु को परिभाषित करो। अब उपरोक्त में से कौन सा प्राथमिक स्तर के छात्रों के लिए उपयुक्त नहीं है, यानी कि इन 4 ऑप्शनों में से जो है तो प्राथमिक स्तर के छात्रों के लिए कौन सा ऑप्शन जो है तो उपयुक्त नहीं है। तो पहले वाले ऑप्शन में दिया गया है कि केवल सी सही है, या केवल डी सही है, या फिर केवल ए और सी सही है, या केवल बी और सी सही है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा प्राथमिक स्तर के छात्रों के लिए उपयुक्त नहीं है। तो देखिएगा यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी,
कि पशु को परिभाषित करो, ये सही नहीं है। बाकी जो है सारी चीज़ें सही हैं, यानी कि आसपास के विभिन्न पशुओं के नाम लिखिए, ये भी सही है। और विभिन्न पशुओं की गतिविधियों का अवलोकन करो, ये सही है। अवलोकन के आधार पर पशुओं को श्रेणियों में वर्गीकृत करो, ये भी सही है। लेकिन आपसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कौन सा जो है प्राथमिक स्तर के छात्रों के लिए उपयुक्त नहीं है, तो पशु को परिभाषित करो, ये प्राथमिक स्तर के छात्रों के लिए उपयुक्त नहीं है। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन, दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए एवं सही विकल्प चुनिए। अब कथन ए कह रहा है कि जाइलम जल और खनिजों को जड़ों से पौधों के बाकी हिस्सों तक पहुंचाता है। जाइलम जो है तो ये जल और खनिजों को जड़ों से पौधों के बाकी हिस्सों तक पहुंचाता है, क्योंकि फ्लोएम भोजन को पत्तियों से पौधों के विभिन्न भागों में स्थानांतरित करता है। जाइलम क्या करता है, तो जल और खनिजों को जड़ों से पौधों के बाकी हिस्सों तक पहुंचाता है, और फ्लोएम भोजन को पत्तियों से पौधों के विभिन्न भागों में स्थानांतरित करता है। अब यहाँ भी जो है 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो पहले वाले ऑप्शन में कहा जा रहा है कि ए सही है और बी गलत है। उसके बाद सेकंड नंबर ऑप्शन है कि ए गलत है और बी सही है, या फिर ए और बी दोनों सही है, तथा ऑप्शन नंबर 4 है कि ए और बी दोनों सही नहीं है। तो यहाँ देखिएगा कि जाइलम जल और खनिजों को जड़ों से पौधों के बाकी हिस्सों तक पहुँचाता है, यानी ए सही है। उसके बाद बी है कि फ्लोएम भोजन को पत्तियों से पौधों के विभिन्न भागों में स्थानांतरित करता है, यानी कि यहाँ पर ए और बी दोनों सही है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। तो अगले वाले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कक्षा 5 की ईवीएस शिक्षिका नीना अपने छात्रों को एक समूह दत्त असाइनमेंट देती है कि उन्हें पास के कृषि फार्मों का दौरा करना है और कृषि के दौरान किसानों द्वारा उपयोग किए जाने वाले उपकरणों और उनके द्वारा उगाई जाने वाली फसलों के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। उन्हें फ़ोटो भी कलेक्ट कर रिपोर्ट तैयार करनी है। यहाँ कौन से प्रक्रिया, कौशल और सीखने के संकेतक शामिल हैं, बताइएगा। तो पहला वाला ऑप्शन है कि परिकल्पना, परिणाम निकालना, अभिव्यक्ति करना। उसके बाद सेकंड है अनुमान, प्रयोग, अवलोकन करना। ऑप्शन नंबर 3 है कि प्रश्न करना, अभिव्यक्ति, अनुमान लगाना, तथा फोर्थ वाला ऑप्शन है कि प्रश्न पूछना, प्रयोग करना, पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता। तो बताइएगा कौन सा ऑप्शन जो है सही है। तो क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो आप लोग जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करते रहिए। इससे प्रैक्टिस करने से ही जो है पेपर आसान होता है और अच्छे नंबर भी आएंगे। तो देखिए कि कक्षा 5 की ईवीएस शिक्षिका नीना अपने छात्रों को एक समूहदत्त असाइनमेंट देती है कि उन्हें पास के कृषि फार्मों का दौरा करना और कृषि के दौरान किसानों द्वारा उपयोग किए जाने वाले उपकरणों और उनके द्वारा उगाई जाने वाली फसलों के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। उन्हें फ़ोटो भी कलेक्ट कर रिपोर्ट तैयार करनी है। अब यहाँ पूछा जा रहा है कौन सी प्रक्रिया, कौशल और सीखने के संकेतक शामिल हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है प्रश्न करना, अभिव्यक्ति और अनुमान लगाना, ये प्रक्रिया शामिल है। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब देखिए अगला वाला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा समूह प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के थीमों को दर्शाता है, यानी कि ऐसा कौन सा समूह है जो कि प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के थीमों को दर्शाता है। तो पहला वाला ऑप्शन दिया गया है कि परिवार और मित्र, यात्रा, प्राकृतिक संसाधन। उसके बाद सेकंड नंबर ऑप्शन है आश्रय, यात्रा, चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं, या फिर ऑप्शन नंबर 3 है कि मौसम, पानी और यात्रा, तथा ऑप्शन नंबर 4 है कि भोजन, पदार्थ और आश्रय। तो बताइएगा कौन सा ऑप्शन जो है सही होगा। तो यहाँ देखिए पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के थीमों को दर्शाता है। तो देखिएगा यहाँ पे कि आश्रय, यात्रा, चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं, ये जो है प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के थीमों को दर्शाता है, यानी कि यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अब देखिए अगला वाला क्वेश्चन। तो इस वाले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि डॉक्टर मरीजों में मलेरिया की पहचान के लिए खून की जांच कराने के लिए निर्देशित करते हैं। खून की जांच से किस चीज़ का पता लगता है।
यही है क्वेश्चन में पूछने का आशय, कि डॉक्टर मरीजों से मलेरिया की पहचान के लिए खून की जांच कराने के लिए निर्देशित करते हैं। अब खून की जांच से उसमें मादा मच्छर के अंडों की उपस्थिति का पता चलेगा, या फिर ऑप्शन नंबर सेकंड देखिएगा कि उसमें उपस्थित जीवाणुओं का पता चलेगा, या ऑप्शन नंबर थर्ड है कि रक्त में हीमोग्लोबिन के स्तर का पता चलेगा, या फिर ऑप्शन नंबर फोर्थ यहाँ देखिएगा कि उसमें उपस्थित आयरन तत्व की मात्रा का पता चलेगा। तो देखिएगा यहाँ पे कि जब डॉक्टर मरीजों में मलेरिया की पहचान के लिए खून की जांच करने के लिए निर्देशित करते हैं, तो खून की जांच से उसमें उपस्थित जीवाणुओं का पता चलेगा, यानी कि खून में उपस्थित जीवाणुओं का पता चलेगा। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। अब देखिए अगला वाला क्वेश्चन। तो ईवीएस की पाठ्य पुस्तकों को विद्यार्थी स्कूल के जीवन को उनके बाहर के जीवन से जोड़ने की एनसीएफ 2005 की सिफारिश को प्रतिबिंबित करना चाहिए, इसका अर्थ है। तो बताइएगा कि ईवीएस की पाठ्य पुस्तकों को विद्यार्थी स्कूल के जीवन को उनके बाहर के जीवन से जोड़ने की एनसीएफ 2005 की सिफारिश को प्रतिबिंबित करना चाहिए, इसका अर्थ क्या है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है यहाँ पे कि पाठ्य पुस्तकें विद्यार्थियों को उनके आसपास के सभी स्रोतों के माध्यम से ज्ञान का निर्माण करने में सहायता करती हैं, या फिर ऑप्शन नंबर सेकंड देखिएगा यहाँ पे कि शिक्षकों को पाठ्यपुस्तकों को शिक्षण अधिगम संसाधनों में एक संसाधन के रूप में उपयोग करने की आवश्यकता है, या ऑप्शन नंबर थर्ड है कि छात्रों को ईवीएस की कुछ महत्वपूर्ण अवधारणाओं को याद करने के लिए मजबूर किया जाता है। तो बताइए, मजबूर किया जाता है छात्रों को ईवीएस की कुछ महत्वपूर्ण अवधारणाओं को याद करने के लिए मजबूर किया जाता है। तो ये तो सरासर निगेटिव ऑप्शन है। ठीक है, अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा, ऑप्शन देखिएगा कि पाठ पुस्तक ज्ञान का एकमात्र स्रोत है। तो देखिए, पाठ पुस्तकें ही ज्ञान का एकमात्र स्रोत है, तो ऐसा भी नहीं है। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे चौथा और तीसरा ये दोनों गलत हैं। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे कि शिक्षकों को पाठ्यपुस्तकों को शिक्षण अधिगम संसाधनों में एक संसाधन के रूप में उपयोग करने की आवश्यकता है, ये है सेकंड ऑप्शन। तथा फर्स्ट वाला ऑप्शन यहाँ पे कहा जा रहा है कि पाठ्य पुस्तकें विद्यार्थियों को उनके आसपास के सभी स्रोतों के माध्यम से ज्ञान का निर्माण करने में सहायता करती हैं। सो देखिए, सबसे सही जो है ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा, घड़सीसर झील के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। अब ये घड़सीसर झील है, अब इसके संबंध में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो पहला वाला ऑप्शन है कि यह 9 तालाबों से जुड़ा हुआ था, यानी घड़सीसर झील जो है तो ये 9 तालाबों से जुड़ा हुआ था, ये कथन सत्य नहीं है। या फिर नेक्स्ट है कि यह तालाब आज भी प्रयोग में है, या ऑप्शन नंबर थर्ड है कि इसे जैसलमेर के राजा घड़सी ने बनवाया था। उसके बाद देखिएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ कि यह लगभग 650 साल पहले बनाया गया था। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि घड़सीसर झील के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड कि यह तालाब आज भी प्रयोग में है, ये कथन सत्य नहीं है। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। तो अगले वाले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि सीमा एक ईवीएस शिक्षिका ने अपने छात्रों के लिए चिड़ियाघर एक क्षेत्र भ्रमण, जिसको कहते हैं फील्ड ट्रिप, का आयोजन किया। सीमा जो है तो एक ईवीएस की शिक्षिका है और वह अपने छात्रों के लिए चिड़ियाघर का भ्रमण करने का आयोजन किया। अब निम्नलिखित में से कौन चिड़ियाघर की यात्रा के सबसे उपयुक्त उद्देश्य हैं। तो ऑप्शन देखिए, पहला वाला ऑप्शन है यहाँ पे कि चिड़ियाघर के जानवरों के नाम याद करना, या फिर सेकंड नंबर ऑप्शन देखिएगा यहाँ पे कि जानवरों से संबंधित अवधारणाओं को जोड़ना। उसके बाद ऑप्शन नंबर सी है कि प्रक्रिया कौशल को बढ़ावा देना, तथा ऑप्शन नंबर डी है कि चिड़ियाघर में छात्रों के सीखने का आकलन करना। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला वाला ऑप्शन है कि ए, सी और डी सही है। उसके बाद ऑप्शन नंबर सेकंड है यहाँ पे
कि ए और बी सही है, तथा ऑप्शन नंबर थर्ड है कि ए बी और सी सही है, या फिर ऑप्शन नंबर फोर्थ है कि बी सी और डी सही है। तो देखिएगा यहाँ पे कि सीमा जो है एक ईवीएस की शिक्षिका है और वो फील्ड ट्रिप का आयोजन चिड़ियाघर जाने के लिए करती है। अब चिड़ियाघर की यात्रा की सबसे उपयुक्त उद्देश्य पूछा जा रहा है, तो सबसे उपयुक्त उद्देश्य कौन सा होना चाहिए? तो देखिएगा यहाँ पे सबसे उपयुक्त उद्देश्य जो होना चाहिए वो जानवरों से संबंधित अवधारणाओं को जोड़ना, प्रक्रिया कौशल को बढ़ावा देना तथा सीखने, चिड़ियाघर में छात्रों के सीखने का आकलन करना। लेकिन यहाँ पे देखिए ये नाम याद करना, यानी चिड़ियाघर के जानवरों के नाम याद करना, ये निगेटिव ऑप्शन है। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी सी और डी। बी सी और डी सही है। तो देखिए बी सी डी जो है ये ऑप्शन नंबर फोर्थ में है। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। अब नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि रवि ने एक गिलास में जल लिया, उसमें उसने एक साबुत नींबू डाल दिया, फिर वह उस गिलास में बहुत सारा नमक डालता है, आधा चम्मच एक बार में, और कुछ समय पश्चात उसने पाया कि नींबू पानी में फट जाता है, या फिर नेक्स्ट है कि नींबू पानी के गिलास में बीच में ही रह जाता है, या ऑप्शन नंबर थर्ड है कि नींबू पानी में डूब जाता है या नींबू पानी में तैरता है। तो बताइएगा कि यह प्रक्रिया करने से नींबू कैसा रहता है? पानी में डूब जाता है, या पानी में फट जाता है, या पानी में तैर जाता है, कैसा रहता है? ज़रूर बताइएगा। तो देखिए रवि ने एक गिलास में जल लिया और उसमें उसने एक साबुत नींबू डाल दिया, मतलब एक पूरा नींबू डाल दिया, समूचा नींबू डाल दिया, फिर वह उस गिलास में बहुत सारा नमक डालता है और आधा चम्मच एक बार में, और कुछ समय पश्चात उसने पाया कि नींबू जो है वो पानी में तैरता है। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। तो इस वाले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एनसीईआरटी की ईवीएस पाठ्य पुस्तक के एक अध्याय में वहीदा प्रिज्म और एक डॉक्टर के रूप में नौसेना में उनके अनुभव का वर्णन किया गया है। किसमें? तो एनसीईआरटी की ईवीएस पाठ्य पुस्तक के एक अध्याय में वहीदा प्रिज्म और एक डॉक्टर के रूप में नौसेना में उनके अनुभव का वर्णन किया गया है। अब इस अध्याय को शामिल करने के क्या कारण है? पहला है कि उनका अनुभव लैंगिक रूढ़ियों को चुनौती देता है, या सेकंड है कि उसकी कहानी सशस्त्र बलों में एक चिकित्सा अधिकारी के जीवन की एक झलक देती है, या फिर ऑप्शन नंबर थर्ड है कि यह समझना कि प्रिज्म 7 रंगों को दर्शाता है, तथा ऑप्शन नंबर डी है कि उसके सामने आने वाली कठिनाइयों और उनसे निपटने के तरीकों को समझाना। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला वाला ऑप्शन है कि सी और डी सही है। उसके बाद ऑप्शन नंबर सेकंड है कि बी डी और ए सही है। ऑप्शन नंबर थर्ड है कि ए बी और सी सही है, या फिर ऑप्शन नंबर फोर्थ है कि बी सी और डी सही है। तो देखिएगा यहाँ पे उनका अनुभव लैंगिक रूढ़ियों को चुनौती देता है, यानी कि ए सही है, और उसकी कहानी सशस्त्र बलों में एक चिकित्सा अधिकारी के जीवन की एक झलक देती है, ये भी सही है। उसके बाद सी है कि यह समझना कि प्रिज्म 7 रंगों को दर्शाता है, तो ये नहीं है, ठीक है। डी है कि उसके सामने आने वाली कठिनाइयों और उनसे निपटने के तरीकों को समझाना, तो बी डी और ए सही है। तो आइए देखिएगा बी डी और ए किस ऑप्शन में है, यहाँ पे देखिए। तो देखिए बी डी और ए ऑप्शन नंबर सेकंड में है। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। तो इस वाले क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति भोजन थीम को पढ़ाते समय पूछताछ को बढ़ावा देती है? ऐसी कौन सी रणनीति है जो कि भोजन थीम को पढ़ाते समय पूछताछ को बढ़ावा देती है? तो ऑप्शन नंबर ए है कि छात्रों से उनके परिवार के सदस्यों की खाने की पसंद का पता लगाने के लिए कहना, या फिर सेकंड नंबर ऑप्शन देखिएगा यहाँ पे कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न परिरक्षित खाद्य पदार्थों के चित्र दिखाना, या फिर ऑप्शन नंबर थर्ड देखिएगा यहाँ पे कि विद्यार्थियों से विभिन्न खाद्य पदार्थों के चित्र एकत्रित करने के लिए कहना, या ऑप्शन नंबर फोर्थ है कि सैंडविच, शिकंजी जिसको हम कहते हैं लेमन वाटर आदि को बिना आग के पकाने का प्रदर्शन करना। तो देखिएगा यहाँ पे
कि निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति भोजन थीम को पढ़ाते समय पूछताछ को बढ़ावा देती है। तो सबसे अच्छी रणनीति होगी कि छात्रों से उनके परिवार के सदस्यों की खाने की पसंद का पता लगाने के लिए कहना। सबसे अच्छी रणनीति होगी ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब देखिए अगला वाला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि नीचे दिए गए कथनों ए और बी पर विचार कीजिए। कथन ए है कि बोरा असम में उपयोग किए जाने वाले धान का एक सामान्य प्रकार है। बोरा जो है तो ये असम में उपयोग किए जाने वाले एक सामान्य धान का एक प्रकार है। वहाँ पे जो है चावल को क्या कहा जाता है, बोरा। अगला वाला देखिएगा, कथन बी कि धान की खेती चिकनी मिट्टी में अच्छी होती है एवं इसकी फसल को प्रचुर मात्रा में पानी चाहिए। अब निम्नलिखित में से सही कूट चुनिए। तो पहला है कि ए सही है परंतु बी गलत है। सेकंड है कि ए गलत है परंतु बी सही है। उसके बाद ऑप्शन नंबर थर्ड है कि ए और बी दोनों सही हैं, तथा ऑप्शन नंबर फोर्थ है कि ए और बी दोनों गलत हैं। तो देखिएगा यहाँ पे बोरा जो है ये असम में उपयोग किए जाने वाले धान का एक सामान्य प्रकार है, तो ए सही है। ठीक है, उसके बाद बी है कि धान की खेती चिकनी मिट्टी में अच्छी होती है। बिल्कुल सही बात है, धान की खेती में जो है तो चिकनी मिट्टी, धान की खेती जो है तो ये चिकनी मिट्टी में अच्छी होती है एवं इस फसल को प्रचुर मात्रा में पानी चाहिए। बिल्कुल सही बात है कि धान की खेती के लिए जो है तो प्रचुर मात्रा में यानी अधिक मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे ए और बी दोनों सही है। तो आइए देखिएगा ए और बी किस ऑप्शन में है। तो ए और बी दोनों सही है, ये है ऑप्शन नंबर थर्ड में है। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। कक्षा 3 के एक ईवीएस शिक्षक एलेक्स ने, ईवीएस शिक्षक का नाम है एलेक्स ने हम चीज़ें कैसे बनाते हैं थीम की शुरुआत करते हुए अपने छात्रों को कागज में रंगीन पट्टियों को काटने और पट्टियों को चटाई बनाने में मदद की। एक सुंदर चटाई बनाने के लिए किनारों को एक साथ चिपकाया जाता है। निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से एलेक्स को अपने छात्रों को ध्यान केंद्रित करने में मदद करनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, ध्यान से पढ़िएगा कि कक्षा 3 के एक ईवीएस शिक्षक, जो कि शिक्षक का नाम है एलेक्स, उसने हम चीज़ें कैसे बनाते हैं थीम की शुरुआत करते हुए अपने छात्रों को कागज में रंगीन पट्टियाँ काटने और पट्टियों को चटाई बनाने में मदद की और एक सुंदर चटाई बनाने के लिए किनारों को एक साथ चिपकाया जाता है। अब निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से एलेक्स को अपने छात्रों को ध्यान केंद्रित करने में मदद करनी चाहिए। तो आइए देखिएगा पहला वाला ऑप्शन। पहला ऑप्शन है कि रंग पैटर्न के बारे में सीखना और सौंदर्य बोध विकसित करना। सेकंड है कि इस गतिविधि को बुनकरों द्वारा की जाने वाली बुनाई से संबंधित करना। तथा ऑप्शन नंबर थर्ड है कि चटाई को बनाने की विधि के चरणों को याद करना। या फिर ऑप्शन नंबर फोर्थ है कि आकर्षण रंगों के पेपर चुनना और स्ट्रिप्स को पूरी तरह से काटना सीखना। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए बी सी और डी करके। तो चलिए देखिए इन चारों ऑप्शनों में कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो पहला वाला ऑप्शन है कि ए सी और डी सही है। उसके बाद सेकंड नंबर ऑप्शन देखिएगा यहाँ पे कि ए और सी सही है, या ए बी डी सही है, या ऑप्शन नंबर फोर्थ है कि बी सी और डी सही है। तो देखिएगा यहाँ पे पहला देखिए कि रंग पैटर्न के बारे में सीखना और सौंदर्य बोध विकसित करना, ये सही है। उसके बाद इस गतिविधि को बुनकरों द्वारा की जाने वाली बुनाई से संबंधित करना, ये सही है। तथा ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है कि चरणों को याद करना। तो भाई याद करना, कंठस्थ करना, ये निगेटिव हो जाएगा, ये नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ए बी और डी सही है, ए बी और डी सही है। तो देखिए ए बी और डी किस ऑप्शन में है, ए बी और डी ऑप्शन नंबर थर्ड में है। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए अगले वाले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आलबरूनी के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन एक कथन सही नहीं है। आलबरूनी के बारे में जो है तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा जो है तो एक कथन सही नहीं है, सही उत्तर चुनिए। तो पहला वाला ऑप्शन है
कि उसने भारत के उस समय के तालाबों के बारे में कुछ भी नहीं लिखा है, ये कथन सही नहीं है। या फिर नेक्स्ट है कि उसने अपने लेखों में भारत में तालाब बनाने की तकनीक की प्रशंसा की, ये कथन सही नहीं है। या ऑप्शन नंबर थर्ड है कि अल बरूनी जिस स्थान से आया था उसे अब उज्बेकिस्तान कहा जाता है, ये कथन सही नहीं है। या फिर वह 1000 से भी ज़्यादा साल पहले आया था, ये कथन सही नहीं है। तो देखिएगा यहाँ पे कि अल बरूनी के बारे में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए यहाँ पे कि अल बरूनी के बारे में जो कथन सही नहीं है तो वो है पहला वाला कि उसने भारत के उस समय के तालाबों के बारे में कुछ भी नहीं लिखा, ये कथन सही नहीं है। उसने लिखा था तालाबों के बारे में, तो यहाँ पे दिया गया क्वेश्चन में उसने भारत के तालाबों के उस समय के तालाबों के बारे में कुछ नहीं लिखा, ये कथन अल बरूनी के बारे में सही नहीं है। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन, जोहड़ से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है, सही उत्तर चुनिए। तो पहला है कि यह आसपास के कुओं में ज़मीन का पानी एकत्रित करता है। जोहड़ जो है तो यह आसपास के कुओं में ज़मीन का पानी एकत्र करता है। या फिर नेक्स्ट वाला ऑप्शन देखिएगा यहाँ पे, तो नेक्स्ट वाले ऑप्शन में कहा जा रहा है कि यह नदियों से पानी एकत्रित करता है। या ऑप्शन नंबर सी है कि यह एक समुदाय आधारित वर्षा जल संचयन प्रणाली है। तथा ऑप्शन नंबर फोर्थ है कि यह जल से अशुद्धियों का निस्पंदन करता है। तो जोहड़ से संबंधित आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, तो देखिए जोहड़ से संबंधित पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है और सही उत्तर चुनिए। तो सही कथन जो है ये है ऑप्शन नंबर 3 कि यह एक समुदाय आधारित वर्षा जल संचयन प्रणाली है। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। तो अगले वाले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि उस वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए जिसका घनत्व 12 मिलीलीटर है तथा आयतन 3 मिलीलीटर है। तो पहला वाला ऑप्शन है 36 ग्राम, सेकंड है 4 ग्राम, उसके बाद ऑप्शन नंबर 3 है 15 ग्राम तथा ऑप्शन नंबर 4 है 24 ग्राम। तो देखिएगा यहाँ पे क्या कर दीजिए 12 गुणे 3, 12 गुणे 3 बराबर 12 तिहाई 36। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। सो राइट आंसर हो जाएगा 36 ग्राम। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। तो यहाँ पे दिया गया है कि दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और सही विकल्प चुनिए। तो पहला कथन ये है, अभिकथन ये कह रहा है कि हम अधिक ऊंचाई की तुलना में समुद्र तल पर आसानी से खाना पका सकते हैं, ये है अभिकथन ए। उसके बाद कारण आर, क्योंकि अधिक ऊंचाई पर जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। तो बताइएगा यहाँ पे जो है क्या सही है। तो पहला है ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। उसके बाद सेकंड है कि ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। या फिर दोनों ए और आर सत्य है और आर एक की सही स्पष्टीकरण भी है। तथा ऑप्शन नंबर 4 देखिएगा कि ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए की सही स्पष्टीकरण नहीं है। तो देखिएगा यहाँ पे अभिकथन ए कि हम अधिक ऊंचाई की तुलना में समुद्र तल पर आसानी से खाना पका सकते हैं, बिल्कुल सही बात है, ये तो सही है। लेकिन अधिक ऊंचाई पर जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, तो ये गलत है। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा कि ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। तो इस वाले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि पक्षियों का अध्ययन करने वालों ने यह प्रेक्षण किया कि पक्षियों की एक विशेष प्रजाति में नर पक्षी अपने अपने घोंसले बनाते हैं और मादा पक्षी उन सभी घोंसलों को देखती है। उनमें से उसे जो सबसे अच्छा लगता है उसमें ही वह अंडे देने का निश्चय करती है। अब इस पक्षी का क्या नाम है। पक्षियों का अध्ययन करने वालों ने यह प्रेक्षण किया कि पक्षियों की एक विशेष प्रजाति में नर पक्षी अपने अपने घोंसले बनाते हैं और मादा पक्षी उन सभी घोंसलों को देखती है और उनमें से जो सबसे अच्छा लगता है, यानी कि उनमें से जो है जो सबसे अच्छा घोंसला लगता है उसमें ही वह अंडे देने का निश्चय करती है। अब इस पक्षी का नाम बताना है कि इस पक्षी का नाम क्या है। तो पहला वाला ऑप्शन है इंडियन रॉबिन, सेकंड है सनबर्ड, ऑप्शन नंबर थर्ड है टेलर बर्ड या फिर वीवर पक्षी। तो देखिएगा यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 वीवर पक्षी। वीवर पक्षी जो है
तो ये जो घोंसला इसे सबसे अच्छा लगता है उसी में अंडे देती है। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन, अभिकथन। विषय परिवार तथा मित्र ईवीएस में एक प्रमुख विषय है और पौधों तथा जानवरों को परिवार और मित्र के उप थीम के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। कारण यह है कि थीम के द्वारा मनुष्य तथा जीवन के अन्य रूपों की अन्योन्याश्रितता पर प्रकाश डाला गया है। अब यहाँ पे कौन सा जो है ऑप्शन सही होगा? तो पहला है कि अभिकथन सही है लेकिन कारण गलत है। उसके बाद सेकंड है अभिकथन गलत है परंतु कारण सही है। अभिकथन और कारण दोनों सही है और कारण अभिकथन की सही व्याख्या करता है, तथा अभिकथन और कारण सही है लेकिन कारण अभिकथन की सही व्याख्या नहीं करता है। तो यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कि अभिकथन और कारण दोनों सही है और कारण अभिकथन की सही व्याख्या करता है। सो सी वाला ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे कि प्रत्येक परिवार में सदस्यों की संख्या और पानी की अनुमानित मात्रा की खपत का पता लगाने के लिए छात्र अपने घर और पड़ोस में सर्वेक्षण करते हैं। इस गतिविधि के माध्यम से कौन से कौशल और प्रक्रियाएं विकसित की जाती हैं? बताइएगा। पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए कि प्रत्येक परिवार के सदस्यों की संख्या, प्रत्येक परिवार के सदस्यों की संख्या और पानी की अनुमानित मात्रा की खपत का पता लगाने के लिए छात्र अपने घर और पड़ोस में एक सर्वेक्षण करते हैं। इस गतिविधि के माध्यम से किस कौशल और प्रक्रियाएं विकसित की जा सकती हैं? तो पहला वाला ऑप्शन यहाँ पे है कि परिकल्पना, निष्कर्ष और अभिव्यक्ति ये प्रक्रियाएं विकसित की जा सकती हैं, या फिर अनुमान, प्रयोग और अवलोकन ये प्रक्रियाएं विकसित की जाती हैं, या ऑप्शन नंबर 3 है कि प्रश्न पूछना, प्रयोग करना, पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता, या फिर ऑप्शन नंबर 4 है कि प्रश्न पूछना, अनुमान लगाना और अभिव्यक्ति करना। तो यहाँ पे देखिएगा कि जब प्रत्येक परिवार में सदस्यों की संख्या और पानी की अनुमानित मात्रा की खपत का पता लगाने के लिए छात्र अपने घर और पड़ोस में सर्वेक्षण करते हैं और इस गतिविधि के माध्यम से पूछा जा रहा है कि कौन से कौशल और प्रक्रियाएं विकसित की जाती हैं। तो यहाँ पे जो है प्रश्न पूछना, अनुमान लगाना तथा अभिव्यक्ति करना, ऐसी प्रक्रियाएं जो है तो विकसित की जाती हैं, यानी ऐसे कौशल जो है विकसित की जाती हैं। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब आइए देखिए अगला वाला क्वेश्चन, हरियाणा के सीमांतवर्ती राज्य हैं। तो आपको जो है पूरा मैप याद रखना है। मैप से जो है क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, 1 2 3 क्वेश्चन जो है मैप से भी पूछे जाते हैं, तो मैप के बारे में अच्छे से थोड़ा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ दिया गया है कि हरियाणा के सीमांतवर्ती राज्य हैं। तो हरियाणा के सीमांतवर्ती राज्य कौन से हैं? हिमाचल प्रदेश, पंजाब और बिहार हैं, या सेकंड है कि बिहार, पंजाब तथा उत्तर प्रदेश हैं, या ऑप्शन नंबर 3 देखिएगा कि बिहार, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश हैं, या फिर ऑप्शन नंबर 4 है कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश हैं। तो आपसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि हरियाणा के सीमांतवर्ती राज्य हैं, यानी हरियाणा की सीमा से लगने वाले कौन कौन से राज्य हैं, आपसे यही पूछा जा रहा है। तो देखिए हरियाणा के सीमांतवर्ती राज्य हैं हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन कि मधुमक्खियों के छत्तों के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि मधुमक्खियाँ शहद के छत्तों में रहती हैं और हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो कि अंडे देती है। नेक्स्ट है कि छत्ते में कुछ नर मक्खी भी होते हैं जो छत्ते के लिए श्रमिक के रूप में विशेष कार्य करते हैं। उसके बाद ऑप्शन नंबर सी है कि छत्ते में अधिकांश मादा मक्खियाँ श्रमिक मक्खियाँ होती हैं जो दिन भर छत्ते को बनाने और बच्चों को पालने का कार्य भी करती हैं। तथा ऑप्शन नंबर डी दिया गया है कि श्रमिक मक्खी शहद के लिए रस की खोज के लिए लीची के फूलों के चारों ओर चक्कर लगाती है। अब इनमें से सही कथन का चुनाव करना है। अब यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए, बी, सी और डी। तो देखिए इसमें कि ए और सी सही है ये कहा जा रहा है क्वेश्चन में, या फिर ए और डी सही है, या ए और बी सही है, या फिर सी और डी सही है। तो देखिएगा यहाँ पे कि मधुमक्खियाँ शहद के छत्तों में रहती हैं और हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। तो ए यहाँ पे सही है, ठीक है।
उसके बाद बी कहा जा रहा है कि छत्ते में कुछ नर मक्खी भी होती हैं जो छत्ते के लिए श्रमिक के रूप में विशेष कार्य करती हैं, तो ये नहीं सही है। बी जो है तो बी सही नहीं है। नेक्स्ट है कि छत्ते में अधिकांश मादा मक्खियाँ श्रमिक मक्खियाँ होती हैं जो दिन भर छत्ते को बनाने और बच्चों को पालने का कार्य भी करती हैं, तो ये भी सही नहीं है। उसके बाद डी देखिएगा कि श्रमिक मक्खी शहद के लिए रस की खोज के लिए लीची के फूलों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, तो यहाँ पे ए और डी सही है। ए और डी सही है, तो देखिए ए और डी ऑप्शन नंबर सेकंड में है, सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। तो इस वाले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक ईवीएस शिक्षिका अपने छात्रों में सोचने और जवाब देने के लिए कहती है। अब क्या कहती है कि हम सर्दियों के दौरान ऊनी कपड़ों में क्यों सहज महसूस करते हैं। अब यह किस तरह का प्रश्न है। एक ईवीएस की शिक्षिका है जो कि अपने छात्रों से सोचने और जवाब देने के लिए कहती है। अब शिक्षिका ने क्वेश्चन पूछा कि हम सर्दियों के दौरान ऊनी कपड़ों में क्यों सहज महसूस करते हैं। अब यह प्रश्न जो है तो किस तरह का प्रश्न है। तो पहला है काल्पनिक प्रश्न, सेकंड है तथ्यात्मक प्रश्न, उसके बाद ऑप्शन नंबर थर्ड है अभिसारी प्रश्न तथा ऑप्शन नंबर फोर्थ है विश्लेषणात्मक प्रश्न। तो देखिएगा यहाँ पे कि जब एक शिक्षिका अपने छात्रों को सोचने और जवाब देने के लिए कहती है और क्वेश्चन पूछती है कि हम सर्दियों के दौरान ऊनी कपड़ों में क्यों सहज महसूस करते हैं, तो यहाँ जो प्रश्न पूछा जा रहा है वो विश्लेषणात्मक प्रश्न पूछा जा रहा है। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। अब देखिए इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन है। ये 30 क्वेश्चन हमने प्रीवियस ईयर के कर लिए हैं और ये जो है क्वेश्चन करने के बाद में 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो आइए सबसे लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का करते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे कि निम्नलिखित कथन ए तथा कथन बी को ध्यान से पढ़ें तथा सही विकल्प का चयन करें। अब कथन ए कह रहा है कि लगभग 4700 वर्ष पहले कुछ प्रारंभिक शहर सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के तट पर विकसित हुए थे, क्योंकि गंगा तथा इसकी सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास लगभग 1500 वर्ष पूर्व हुआ। तो बताइएगा, पहला वाला ऑप्शन दिया जा रहा है कि ए सही है किंतु बी गलत है, उसके बाद ए गलत है किंतु बी सही है, या फिर ए और बी दोनों सही है, या ऑप्शन नंबर फोर्थ है कि ए एवं बी दोनों सही नहीं है। तो देखिएगा यहाँ पे कि लगभग 4700 वर्ष पहले कुछ प्रारंभिक शहर सिंधु नदी और उनकी सहायक नदियों के तट पर विकसित हुए थे, तो यहाँ पे ए सही है। लेकिन गंगा तथा उसकी सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास लगभग 1500 वर्ष पूर्व हुआ, तो ये गलत है। यानी कि यहाँ पे जो है ए सही है किंतु गलत है। तो ए सही है किंतु गलत, ए बी गलत है, ये है ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट।